हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भी टॉपिक रहने वाला फीमेल से रिलेटेड है, जिसका नाम है व्हाट इज मेनोरेजिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है इसको हम पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिख रही है कि हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइना ब्लीडिंग विद मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिफरेंट एज ए ब्लड लॉस मोर दैट 80 ml पर साइकिल। यानी कि इस कंडीशन में क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये जो मेनोरेजिया जो डिजीज़ है यानी कि फीमेल से रिलेटेड एक दिक्कत हो रही है, उसको हम यानी कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। ये क्या होती है, ये एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है जो कि क्या होती है फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल दौरान देखने को मिलती है। जब फीमेल के यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, उस टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं हम मेनोरेजिया। ठीक है ना, जिस कंडीशन में क्या होता है कि हैवी और प्रोलॉन्ग एक्सक्रेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी कि जो मेनोरेजिया जो प्रॉब्लम कॉज हो रही है किसी फीमेल पर्सन को, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी कि एक तो एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग टाइम यानी प्रोलॉन्ग टाइम तक यानी कि ब्लीडिंग हो रही है उसको। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोरेजिया। ठीक है, यदि यानी कि आप मैं बता के चलूँ, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ज़्यादातर आप देखते हैं 25 टू 80 ml तक ब्लीडिंग लॉस होती है। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होना, जिसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया कंडीशन। ठीक है ना, यानी कि मेनोरेजिया आप लोग समझ गए होंगे, जो कि एक्सक्रेसिव अमाउंट में और प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्लड डिक्रीज होता है वो मैक्सिमम 25 टू 80 ml के समथिंग लॉस होता है ब्लड। बट इस कंडीशन में क्या है कि 80 ml से ज़्यादा हमारा ब्लड लॉस हो रहा है, जो कि मेनोरेजिया कॉस्ट कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि कुछ कंडीशन में क्या होता है कि यानी कि जो हैवी ब्लीडिंग होने के कारण जो कि फीमेल के जो डेली लिविंग एक्टिविटी होती है, यानी कि कोई फीमेल पर्सन है उसकी उस कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी मेनोरेजिया कंडीशन में क्या हो रहा है उसके साथ में, यानी कि हैवी ब्लीडिंग हो गई, तो उसके कारण फीमेल के डेली लिविंग एक्टिविटी जो डेली लिविंग एक्टिविटी होती है, जो डेली की डेली रूटीन जो जो कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है उसमें यानी कि इंटैक्ट हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक, आगे हम देख लेते हैं भाई इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर। यानी कि इसका मीन्स ये होता है कि ये किस कारण से हो रहा है और इसके क्या ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर पहला भाई हार्मोनल इनबैलेंस। अब भाई कौन से हार्मोनल जो इनबैलेंस होंगे जिसकी वजह से जो जो मेनोरेजिया जो दिक्कत हो रही है फीमेल में, वो किसकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो यानी कि दो ही एक हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या है यूट्रस पे फंक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम क्या है कि एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये दोनों हार्मोन्स का जब इनबैलेंस हो जाता है तब इस कंडीशन में हैवी प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होती है। क्या होती है इस कंडीशन में, जब दोनों हार्मोनों का इनबैलेंस हो जाता है तो हैवी प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होती है एक्सक्रेसिव अमाउंट में। ठीक है, ब्लीडिंग। ठीक है, तो यानी कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की जो इनर लेयर होती है, यानी यूट्रस की भाई देखो 3 लेयर होती है, मैं आपको बता दूं। नंबर जो पहली है आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम इपीमेट्रियम, और जो बीच की लेयर होती है उसको बोलते हैं माइगोमेट्रियम, और तीसरी जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम इंडोमेट्रियम। अब भाई इंडोमेट्रियम की भी भाई 2 लेयर होती है, एक तो बेसरल होती है और एक फंक्शनल लेयर होती है। वो दोनों ही ब्रेक डाउन होती है जब फीमेल के मेंस्ट्रुएशन होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है, यानी कि जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है जो हार्मोन है इस कंडीशन में इनबैलेंस हो गए हैं, तो जिसकी वजह से जो यूट्रस की जो इनर लेयर है जिसको बोलते हैं हम यानी कि इंडोमेट्रियम, जिसकी जो 2 लेयर होती है यानी कि बेसरल और फंक्शनल लेयर, तो उसमें क्या हो रहा है उस लेयर में क्या होता है, एक तो बिल्ड अप हो रहा है और ऊपर से भाई रेगुलेट कर रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये सिचुएशन हो रही है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं हार्मोनल इनबैलेंस। ठीक है, एक कॉज हो गया।
आगे हम देख लेते हैं भाई दूसरी जो कॉज है, ठीक है ना, यानी कि जो डी फंक्शन ऑफ ओवरी, यानी कि जो ओवरी की जो फंक्शन रहती है, जो ओवरी क्या करती है, ओवुलेशन करती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, तो भाई उसका क्या है, जो फंक्शन वो नहीं हो पा रहा है, जो होना चाहिए वो डिसबैलेंस हो जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, किसी प्रकार की ओवरी ने अपना फंक्शन नहीं किया प्रॉपर, तो क्या हुआ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का इनबैलेंस हो गया, हार्मोनल इनबैलेंस। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सक्रेसिव अमाउंट में इसके वजह से भी क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी लॉन्ग टाइम तक, जिसको बोलते हैं हम मेनोरेजिया, ठीक है। तो भाई मैं बता ही रहा हूँ मैं आपको, यानी कि जो मेनोरेजिया कंडीशन है वो फीमेल की जब फर्स्ट टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो क्या करती है भाई, जो ब्लीडिंग होती है यानी 5 दिन तक, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन आते हैं, जो यानी कि 1 महीने में जो फर्स्ट टाइम यानी कि किसी फीमेल पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन आए, तो मेंस्ट्रुएशन आने के बाद में जो उसका टाइम पीरियड रहता है, तो उसको 5 डेज तक यानी कि फीमेल पेशेंट को क्या रहता है, मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग वगैरह रहती है। तो यदि इस कंडीशन में किसी हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से यानी कि कोई डिसफंक्शन है ओव्यूलेशन की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसको ही हम बोल देते हैं भाई मेनोरेजिया, ठीक है भाई। तो यानी कि इस कंडीशन में ये हो रही है, ठीक है। तो यानी कि आगे हम देख लेते हैं यूट्रस फाइब्रॉड, यानी कि यूट्रस के अंदर किसी प्रकार की गांठ पड़ना। अब भाई किसके वजह से पड़ेगी, कौन सी ऐसी कंडीशन हो रही है, तो भाई इस कंडीशन में ये हो रहा है, जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती है ना, आपने पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तो वो वाला ये कनेक्टिव टिश्यू है। उस कनेक्टिव टिश्यू का क्या हो जाएगा भाई, जो अमाउंट में यानी कि फाइब्रोड यानी कि वो बनेंगे, यानी गांठ टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि फाइब्रोड टाइप के, ट्यूमर टाइप के बनेंगे। तो इसके वजह से भाई ये दिक्कत कॉस्ट हो रही है, जिसकी वजह से एक्सक्रेसिव लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होगी। आगे हम देख लेते हैं भाई 4वें नंबर पर प्रोलैप्स यूट्रस, यानी कि यूट्रस जो अपने लोकेशन से डिसलोकेशन हो जाता है, उसे हम प्रोलैप्स कहते हैं। या कोई भी अदर यानी कि कोई पार्ट हो, अगर उस जगह पर प्रोलैप्स लग रहा है तो आप समझ जाना कि अपने लोकेशन से डिसलोकेशन हो जा रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो फीमेल की यानी कि जो किसी प्रकार फीमेल कोई पर्सन है, वो कब ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, एक तो डिलीवरी टाइम पे। अब भाई डिलीवरी टाइम पे कौन सी ऐसी सिचुएशन रहेगी, यानी कि बेबी हेल्दी है और जो फीमेल है, जो इसकी जो मदर है, जो कि डिलीवर पास आउट यानी कि कर रही है, वो अनहेल्दी है, तो उस वजह से प्रोलैप्स देखने को मिलेगा। या किसी प्रकार की फिजिकल इंजरी, अब फिजिकल इंजरी में आप मान लो किसी प्रकार के ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया या फाइट हो गया, ठीक है, अपनी जिसकी वजह से अपने लोकेशन से डिसलोकेशन हो जाएगा यूट्रस, ठीक है। या फिर मान जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लिगामेंट होती है ना, यानी कि जो यूट्रस किससे यानी कि बंधा हुआ है, एक तो लिगामेंट और मसल से, तो यानी कि इन सारी कंडीशन से क्या होगा, यानी कि डिलीवरी टाइम पे और फिजिकल इंजरी से क्या होगा, जो लिगामेंट और मसल्स होगी वो वीकनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से यानी कि एक्सक्रेसिव और लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होगी उस पर्सन को, जिसको बोलते हैं हम मेनोरेजिया, ठीक है। और 5वें नंबर पे हम देख लेते हैं यूट्राइन डिवाइस, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो बाय बर्थ यानी कि यूट्राइन डिवाइस को हम जी ये बोलते हैं कि बर्थ टाइम पर जो यानी कि कंट्रोल डिवाइस जो होता है, यानी कि जो बर्थ टाइम पर जो टैबलेट लेते हैं, यानी कि फीमेल कोई पेशेंट है, ठीक है, पर्सन है, उसको एक्सक्रेसिव अमाउंट यानी किसी मेंस्ट्रुएशन टाइम पे दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पे यानी कि बर्थ कंट्रोलर डिवाइस, यानी कि बर्थ को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट लेते हैं, तो उसको क्या है, एक्सक्रेसिव अमाउंट में या फिर टाइम टेबल से नहीं खाना, बगैर डॉक्टर के एडवाइस से इस टैबलेट को ले लेना, जिसकी वजह से क्या है, मेनोरेजिया कॉज हो जाएगा, ठीक है। और 6वें नंबर पे हम देख लेते हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यानी कि आप सभी तो जानते होंगे भाई, प्रेगनेंसी टाइम पे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। अब भाई ये क्या है, एक्टोनिक प्रेगनेंसी के बारे में मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर क्या है कि सीवियर अमाउंट में कि लॉन्ग टाइम तक हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसको बोलते हैं मेनोरेजिया, ठीक है। तो यानी कि एक्टोनिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है, इसमें जायगोट जो होता है वह नॉर्मल पोजीशन से इनबैलेंस की वजह से, यानी कि किसी प्रकार की नॉर्मल पोजीशन है, जायगोट की क्या है भाई, नॉर्मल पोजीशन है, वो इनबैलेंस की वजह से क्या हो जाएगा, किसी अदर जगह पर चला जाएगा, जिसकी वजह से भाई कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे। तो उस जो कॉम्प्लिक यानी कि जिस कंडीशन में हेमोरेज
हेमोरेज कॉज्ड हो जाएगा, यानी एक्सक्रेसिव और लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब 7वें नंबर पे देख लेते भाई कैंसर। ठीक है, बॉडी के अंदर भाई किसी प्रकार का कैंसर, मान लो अगर फीमेल के मान के चलो आप सर्वाइकल कैंसर है, या किसी प्रकार यूटर कैंसर है, या यानी कि कोई मान के चलो ओवरी में कैंसर हो गया, यानी कि किसी अदर यूटरस के अंदर ट्यूमर वगैरह बन गया। भाई मैं बता दे रहा हूँ कि ट्यूमर और कैंसर में क्या अंतर होता है। ट्यूमर में क्या होता है, वो एक ही प्रकार के सेल ग्रोथ करते हैं जो कि ट्यूमर कॉस्ट करते हैं। ठीक है, और कैंसर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो सेल ग्रोथ करते हैं, और उसका जो क्या स्ट्रक्चर बनेगा भाई, इंटरनल साइड में बनेगा, इंटरनल कैप्सूल बनेगा। ठीक है, और जो ट्यूमर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो आउटर कैप्सूल बनता है। ठीक है, तो ये इसका अंतर होता है ट्यूमर और कैंसर में। अब यूट्रस के अंदर कोई ट्यूमर बनना, ये किसी प्रकार का क्या बनना भाई, कैंसर। तो उसकी वजह से भाई कुछ कंडीशन में क्या है कि हेमरोज कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो और हम आगे हम देख लेते हैं भाई 8वें नंबर पे, यानी कि इनहिबिटेड ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर में माने चलो आप किसी प्रकार की, यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट होती है ना, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट, अब किसी की प्लेटलेट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, यानी कि क्या प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज रहती है 2.5 लाख से लेके 4 लाख के समथिंग रहती है। अब उसकी क्या भाई कम प्लेटलेट है थ्रोम्बोसाइट, तो क्या होगा भाई, प्रॉपर तरीके से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कि क्या है भाई, क्रोनिक यानी कि जो हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी पेशेंट को, क्या मिलेगी, हैवी एक्सक्रेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट नहीं है, थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन है क्लोटिंग करना। अगर वो वही नहीं करेगा ब्लड के अंदर प्रॉपर क्लोटिंग, तो क्या होगा भाई, एक्सक्रेसिव अमाउंट में और लॉन्ग टाइम तक हैवी ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई क्या है, फीमेल को क्या मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड टाइम पे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। अगर भाई क्या है कि जो प्लेट रेट हमारे रहते हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, वो क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग फैक्टर है ये, अगर यही भाई प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो और हम आगे हम देख लेते हैं 9वें नंबर पे मेडिकेशन लाइक एस्प्रिन। अब भाई एस्प्रिन क्या होता है मेडिसिन में, अभी एस्प्रिन जब हम देते हैं पेशेंट को, यानी कि डिस्क्राइब जब हम करते हैं पेशेंट को, जब क्या होता है हीमोग्लोबिन क्या उसका इंक्रीज होता है। अब भाई नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन रहता है वो मैक्सिमम 16 to 18 रहता है मेल का, और 14 to 16 रहता है फीमेल का। ठीक है, अब इसमें क्या है कंडीशन में, अब किसी फीमेल के या फिर फीमेल के क्या है भाई, जो हीमोग्लोबिन वो इंक्रीज है, यानी कि हार्ट डिसीज डिसऑर्डर है कोई पेशेंट है, तो उसके लिए हम एस्प्रिन जो टैबलेट होते हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि क्या भाई जो उसका जो खून हो गाढ़ा हो वो पतला हो जाए, तो क्या है उसको और भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो क्या होगा भाई, उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो अगर यानी कि लॉन्ग टाइम तक एस्प्रिन टैबलेट ले रहा है, हार्ट डिसीज डिसऑर्डर है, तो भाई क्या करती है भाई, वो खून को पतला करती है, तो भाई क्या है मेंस्ट्रुएशन टाइम पे क्या भाई एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। कोई कॉमन बात नहीं है, ये भाई मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई एस्प्रिन क्या करती है, ब्लड को पतला कर रही है। अब भाई पतला हम वही उसकी वही मजबूरी है जो जो ये एस्प्रिन टैबलेट रह रहा है, क्योंकि क्या है उसको यानी कि हीमोग्लोबिन एक्सक्रेसिव अमाउंट में बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या है कि हार्ट पे कोई ज़्यादा फंक्शन ना करे, हार्ट या ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, या फिर किसी प्रकार का लोड नहीं पड़े हार्ट पर, तो इसलिए हम एस्प्रिन टैबलेट देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मेंस्ट्रुएशन टाइम पे एक्सक्रेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और हम आगे हम देख लेते हैं 10वें नंबर पे अदर किडनी प्रॉब्लम्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि यानी कि यूट्रस के अंदर किसी प्रकार की यानी कि क्या है इन्फेक्शन, यानी पेल्विस इन्फ्लामेशन डिसीज डिसऑर्डर हो गई हो, या थायराइड की कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही हो, या यानी कि या फिर अदर प्रकार का कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलपमेंट कर गया हो, या किसी प्रकार की किडनी डिसऑर्डर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी क्रोनिक टाइम तक। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं भाई साइन एंड सिम्टम पेशेंट को क्या क्या लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो नंबर पहला है भाई चेंजिंग, यानी सैनिटरी पैड्स वेरी आवर, यानी कि हर घंटे में हमको पैड्स बदलने पड़ेंगे। क्यों बदलने पड़ेंगे, यानी कि हैवी ब्लीडिंग होने के कारण हमको जो क्या है, यानी कि किसी फीमेल है जिसकी भाई हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और यानी कि उसमें क्या करेंगे हम, यूरिया और सैनिटरी पैड को चेंज करेंगे, यानी कि हर आवर हर घंटे बाद हमको ये चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाई ब्लीडिंग हो रही है एक्सक्रेसिव और लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो इसकी वजह से। ठीक है, और दूसरे नंबर पे देख लेते हैं यूज ड्यूपलरी सैनिटरी पैड्स टू कंट्रोल सैनिटरी पैड्स,
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग होने के कारण हम सैनिटरी पैड्स डबल यूज करते हैं, जो कि हम जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो उसको कंट्रोल कर सके। जो मेंस्ट्रुएशन टाइम पे भाई क्या हो रही है भाई, ब्लीडिंग, जो नॉर्मल ब्लीडिंग रहती है वो 5 डेज तक रहती है ओनली। अब इस कंडीशन में क्या है कि 7 डेज तक हो जाएगी ब्लीडिंग। तो यानी कि जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है लॉन्ग टाइम तक, उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करेंगे सैनिटरी पैड का। सो वो भी डबल। आगे हम देख लेते हैं तीसरे नंबर पर, टू नीड चेंजिंग सैनिटरी पैड्स इन नाइट, यानी कि जो डे में हो रहा है वही सेम सिम्टम क्या हो रहा है नाइट टाइम पे, यानी कि रात के टाइम पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि नाइट टाइम में डबल पैड्स यूज करने पड़ेंगे, जो कि ब्लड फ्लो को रोके, कंट्रोल करे। अब भाई क्या कंडीशन हो रही है कोशिश में, यानी एक्सक्रेसिव अमाउंट पे क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या डबल पैड का यूज करना पड़ेगा। जो डे में सेम यानी कि सिम्टम हो रहा है वही क्या कॉस्ट हो रहा है नाइट टाइम पे सेम सिम्टम कॉस्ट हो रहा है, इस वजह से हम क्या है कि डबल पैड का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, ब्लड फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, हम 4वें नंबर पर देख लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स लिटरल्स लॉन्गर टाइम 7 डेज। जो मेंस्ट्रुएशन जो प्रॉब्लम होती है वो रहती है 5 डेज तक ब्लीडिंग रहना कंटिन्यू। ठीक है, तो इस बीच में क्या होगा, 7 डेज तक रहेगा, और यानी कि जो ब्लीडिंग होगी वो एक्सक्रेसिव अमाउंट पे और लॉन्ग टाइम तक इसमें ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से क्या है कि क्या ब्लड लॉस होगा। ठीक है, और हम सिम्टम हम देख लेते हैं, इस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। अब भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग क्यों रहेगी पेशेंट के अंदर, क्योंकि भाई कि क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रह रही है, जिसकी वजह से क्या है भाई, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेगा फीमेल जो पेशेंट है। ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम पे। ठीक है, तो और 6वें नंबर पे देख लेते हैं, फटिग एंड ट्रेंडरनेस। अब भाई थकान रहेगी पेशेंट के अंदर, क्यों रहेगी, क्योंकि भाई ब्लड लॉस हो गया एक्सक्रेसिव अमाउंट पर। ठीक है, और ट्रेंडरनेस रहेगी, यानी कि जो क्या पेशेंट यानी कि एक तरीके से वो रहेगा, यानी कि शॉक में रहेगा कि क्या सिचुएशन कॉस्ट हो रही, इरिटेशन वगैरह और भी सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। और 7वें नंबर पर भाई लार्ज ब्लड लॉस क्लोटिंग, जो लार्ज अमाउंट पर क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग रहेगी उसके अंदर। क्यों रहेगी, क्योंकि भाई एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है एक्सक्रेसिव अमाउंट में, तो क्या है ब्लड क्लोटिंग, लार्ज अमाउंट में क्या क्लोटिंग मिलेगी आपको, यानी कि बहुत सारी क्लोटिंग मिलेगी ब्लड की। आगे हम देख लेते हैं भाई 8वें नंबर पर, इंटरप्शन इन डेली एक्टिविटी। जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल है वो क्या हो जाएगी भाई, एक्सचेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई क्या है, यानी कि जो एक्सक्रेसिव अमाउंट में क्या लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा जब उठना रहता है, कब खाना रहता है, कब पीना रहता है, कब सोना रहता है, कब यानी कि कब हमारा मूड एक्सचेंज हो जाए, कब चिड़चिड़ापन आना, तो ये सारी क्या है कि डेली जो लाइफ स्टाइल है वो हमारे एक तरीके से सारी चेंजिंग हो जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है, तो और भी कंडीशन और आपको और भी यानी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, पेन दिखने को मिलेगा, यानी कि पेन हो गया, हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डिजीनेस हो गया, इरिटेशन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, यानी आप अपने हिसाब से और भी साइन एंड सिम्टम बना सकते हो। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मेनोरेजिया के डायग्नोसिस, यानी कि पेशेंट को क्या क्या हमको टेस्टिंग एडवाइस करवानी चाहिए। ठीक है, तो नंबर पहला है भाई, जो मैं शुरू से मैं बताता रहता हूँ कि एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन में, हर डिसीज डिसऑर्डर में हमको यही कलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि 80% स्केल डायग्नोसिस का वो इसी प्रकार से निकलता है, फिजिकल और हिस्ट्री कलेक्शन से, और बचे 20% तो यानी कि पेशेंट के साइन सिम्टम पर डिपेंड रहता है कि उसको क्या मतलब और टेस्टिंग करवानी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि नंबर पहला है भाई फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट की हम देखेंगे कि किसी प्रकार की यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, सोलिंग, रेडनेस और भी सिम्टम कॉज्ड हो रहे हैं, कितने अमाउंट में ब्लीडिंग लॉस हो रही है, 7 डेज की हो रही है, मेंस्ट्रुएशन की 5 डेज की हो रही है, अगर हो भी रही है तो यानी कि कितना ब्लड क्लोटिंग यानी थक्का टाइप का निकल रहा है, यानी कितनी ब्लड फ्लो उसका एक्सक्रेसिव अमाउंट पर है कि लो लेवल पर है ब्लड फ्लो। ठीक है ना, तो और भी और हम देखेंगे कि वो डे में और नाइट में कितने पेड एक्सचेंज कर रही है, जो सैनिटाइजर जो पेड होता है वो कितनी बार एक्सचेंज कर रही है, कितने पेड लगा रही है, यानी ये कुछ हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन हो गए। ठीक है, और हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है कि हम क्या है
प्रेजेंट हिस्ट्री पूछेंगे, पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे, जनरल हिस्ट्री पूछेंगे, पास्ट मेडिसिन हिस्ट्री पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे और भाई क्या मेडिसिन एलर्जी हिस्ट्री पूछेंगे। तो इससे क्या है कि यानी कि प्रॉपर तरीके से क्या हुआ 80% हमारा क्या डायग्नोसिस स्किल जो है कंप्लीट हो जाएगा इस चीज़ से। अब बचा 20%, तो 20% में हम ही मान के चलो पेल्विस एग्जामिनेशन कर लेंगे, रेक्टम एग्जामिनेशन कर लेंगे। इसमें क्या हम करेंगे यानी एग्जामिनेशन में हमको यानी कि वो सेम मालूम पड़ जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग कितनी हुई है, ब्लड फ्लू कितना है, कितना ब्लड लॉस हुआ है, कितनी जगह सोइलिंग यानी पहले भी इन्फ्लामेटरी डिसीज तो नहीं है पेशेंट को, या फिर यूट्रस ज़्यादा अमाउंट में सोइलिंग वगैरह तो नहीं आ गई है, या किसी प्रकार की इंजरी वगैरह तो नहीं है। यानी कि मैक्सिमम क्या है कि पेल्विस एग्जामिनेशन और रेक्टम एग्जामिनेशन में हम अच्छी तरीके से विजन क्रिएट कर लेंगे, यानी कि विजन हमको मालूम पड़ेगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे देख लेंगे पेप स्मर, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि यूट्रस और सर्विक्स में जो टिश्यू और सेल्स रहते हैं उसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर बायोप्सी के लिए हम भेजेंगे। तो बायोप्सी वाले क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप से के नीचे यानी कि कोई एक माइक्रोस्कोप है उसके नीचे क्या करेंगे, वही यूट्रस और सर्विक्स के सेल एंड टिश्यू को हम रख देंगे। रखने के बाद में उसमें जो विजन क्रिएट होगा तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये क्या है, यानी कि ये ट्यूमर वाले सेल तो नहीं है, कोई किसी प्रकार की कैंसर वाले तो नहीं है, कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है, कौन से वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हमको बायोप्सी वाली रिपोर्ट से मालूम पड़ जाती है, जिसमें क्या है कि हम सेल एंड टिश्यू कलेक्ट करके हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पेप स्मर स्मेरर। ठीक है, और 4वें नंबर पे देख लेते हैं भाई अल्ट्रासाउंड। अब भाई अल्ट्रासाउंड हम क्यों करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है कि एक तो एब्डोमिनल लोअर पार्ट में पेन हो रहा है, और दूसरे नंबर पे क्या है भाई एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, और देखेंगे कि जो जो हमारी जो यूरिन है वो प्रॉपर पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी रहता है वो हम यानी कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, जिससे कि हमको मालूम पड़े कि यूट्रस कितना इन्लार्जमेंट हो गया है, कि किसी प्रकार का पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है किसी की वजह से, यानी कि लिगामेंट जो लिगामेंट रहते हैं पेल्विस जो पेल्विस कैविटी के जिसपे यूट्रस डिपेंड रहता है, यानी कि बंधा हुआ रहता है, बाइंड रहता है। एक तो लिगामेंट होते हैं, मसल्स होते हैं, क्या वो वीक तो नहीं हो गए हैं, किसी प्रकार का यूटीआई यानी कि ब्लडर आउट तो नहीं हो रहा है, यानी कि क्या रहता है यूट्रस और ब्लडर सेम पोजीशन पे रहते हैं, यानी कि अपर पार्ट में यूट्रस रहता है, लोअर पार्ट में क्या रहता है हमारा यानी ब्लडर। तो उस वजह से हम क्या है प्रॉपर हम अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्ट के लिए हम बोल लेते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर पे भाई क्या है हिस्ट्रोस्कोपी, यानी कि ये क्या होता है, इससे इंडोस्कोपी की तरह होता है। इससे क्या करते हैं जो यूट्रस जो होता है, यूट्रस और सर्विक्स वाले जो एरिया में विजन क्रिएट होता है, जिससे की वजह से हमको मालूम पड़े कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, और भी चीज़ हमको इससे इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर मालूम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो भाई आगे हम देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट में जो कि हम पेशेंट को क्या क्या हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो नंबर पहला भाई आयरन सप्लीमेंट। अब हम आयरन सप्लीमेंट हम क्यों देते हैं, क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ एक्सक्रेसिव अमाउंट पे और लॉन्ग टाइम तक क्या हुआ ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम जो आयरन फोलिक एसिड रहती है और कैल्शियम की जो मेडिसिन रहती है वो कम से कम हम लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं, यानी कि 1 वीक या फिर 2 वीक तक। क्योंकि अब मान चलो एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है तो भाई क्या होगा पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा लो कंडीशन पे चला जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए हम आयरन के जो टैबलेट हम चलाते हैं जो कि ब्लड बढ़ाए उसके अंदर। अगर ब्लड कम होगा तो एनीमिया डिसऑर्डर हो जाएगी पेशेंट को। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड कम हो जाता है तो एनीमिया कॉस्ट हो जाती है पेशेंट को। तो इसलिए वो कॉस्ट ना हो, वो प्रॉब्लम वैसे भी दिक्कत है तो और दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम आयरन के हम चलाते हैं कैप टैबलेट वगैरह, सिरप वगैरह और कैप्सूल वगैरह। और दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम के भी हम प्रेफर करते हैं पेशेंट को। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह आई है और यानी ब्लड फ्लो एक्सक्रेसिव अमाउंट पे रहा है, तो इसलिए हम जॉइंट पेन और बोन पेन ना हो तो इसलिए हम कैल्शियम प्रेफर करते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं कि नॉट स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग को कंट्रोल तो करते ही करते हैं, यानी कि जो हमारे जो नॉट स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो मेंस्ट्रुएशन टाइम पर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको तो कंट्रोल करेंगे,
और यानी कि जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, और यानी कि जो सोइलिंग वगैरह होता है ना, जो इन्फ्लामेशन कंडीशन होते हैं उसको भी रिड्यूस करते हैं। तो ये हमारा जो नॉट स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का फंक्शन रहता है, ठीक है, जो वर्क रहता है। और तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि यह क्या है, जो ओरल द्वारा हम देते हैं, ओरल द्वारा यानी कि मुंह के द्वारा, ये टैबलेट फॉर्म में आती है जो कि हम मुंह के द्वारा देते हैं, प्रिफेयर करते हैं पेशेंट को, जिससे कि क्या है, मेंस्ट्रुएशन टाइम पे जो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, इसलिए हम इसको देते हैं। 4वें नंबर पे देख लेते हैं ओरल प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि जो हमारे जो 10 डे तक क्या होता है, 10 डे तक ओरल हम प्रिफेयर करते हैं पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट, जो कि क्या, जो हार्मोनल इनबैलेंस जो हो गया ना, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, पूरा प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पाती है। जो यूट्रस का ओवरी का ओव्यूलेशन होता है वो क्या करता है, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ही करते हैं ओवरी में ओवुलेशन। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी कि जो हार्मोन्स का वो इनबैलेंस हो गया है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसलिए हम क्या, ओरल प्रोजेस्टेरोन थेरेपी हम चलाते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मोनल इनबैलेंस हो गए हैं वो अपने बैलेंस में आ जाएं, ठीक है। 5वें नंबर पे देख लेते हैं ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, यह एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है जिसकी मदद से हम यूट्रस की जो लाइनिंग होती है अगर वो प्रोलैप्स हो जाए तो हम सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा हम उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा यूट्रस होता है यानी फीमेल का जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यानी कि उसको अगर वो प्रोलैप्स हो जाए किसी भी कंडीशन पे तो उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा हम रिमूव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी, ठीक है। और 6वें नंबर पर हम देख लेते हैं इंडोमेट्रियम एब्लेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यह एक टेक्निक होती है, यह क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम इंडोमेट्रियम की जो इनर लेयर होती है, यानी इंडोमेट्रियम क्या, हमारी इनर लेयर होती है, यानी यूट्रस की 3 लेयर होती है, एक तो एपिमेट्रियम, माइगोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम की जो बेसरल और फंक्शन लेयर होती है, 2 लेयर होती है, क्या, इंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, एक तो बेसरल और फंक्शनल लेयर। वो दोनों को हम प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि क्या है, ब्लीडिंग में प्रिवेंट हो जाए, यानी कि जो ब्लीडिंग हो वो और एक्सक्रेसिव अमाउंट पे ना हो, उससे प्रिवेंट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि इंडोमेट्रियम हम एब्लेशन में क्या करते हैं, ये एक टेक्निक होती है जिसको हम जब हम यूज करते हैं, जब हम यूट्रस की जो इनर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, उसको जो बेसरल और फंक्शन जो लेयर होती है वो मेंस्ट्रुएशन टाइम पे ब्रेक डाउन होते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से ना हो तो ब्लीडिंग एक्सक्रेसिव अमाउंट पे आती रहेगी, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं आती है और ब्लीडिंग से पेशेंट क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। इसका मीन्स ये होता है, ठीक है। और 7वें नंबर पे देख लेते हैं हम हिस्टेरोस्कोपी, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, हम पूरी तरीके से यूट्रस को रिमूव कर देते हैं जिससे कि पेशेंट को दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। भाई सर्जिकल प्रोसीजर जब हम करते हैं, जब मेडिकल मैनेजमेंट के किसी भी ट्रीटमेंट से कोई भी प्रिवेंट ना हो रहा हो, पेशेंट की दिक्कत यानी कि परेशानी का कोई समाधान नहीं निकलता, तब हम ऑपरेटिव करते हैं पेशेंट को। और ऑपरेशन में ये हिस्टेरोस्कोपी यानी कि हिस्टेरोटॉमी जो है वो हम क्या करते हैं, यूट्रस को रिमूव कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ठीक है भाई, इसमें क्या है भाई, ये लॉन्ग वीडियो बन गई है, कोई बात नहीं, बट क्या है कि इसमें पूरा सॉल्यूशन है, पूरा समाधान लिखा है, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी भाई। आपको ऐसी वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे की वजह से भाई क्या है, मैं भी मोटिवेट हूँ, जिससे कि मुझको और भी इंटरेस्टेड आए वीडियो बनाने में, और ये बेल आइकन ऑन कर